और खबरों की शुरुआत डब्ल्यूएचओ की शिकायत से करेंगे, जिसके बाद बच्चों के लिए खतरनाक 4 कफ सिरप ब्रांड के खिलाफ भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी है। ये सिरप हरियाणा की कंपनी मेड इन फार्मा बनाती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसकी पूरी जांच की जाएगी। सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी हाँ, तो सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई इस पर होगी। और ये पूरा मामला क्या है, ये समझने के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास। दीपाली, क्या है ये पूरा मामला और इस पर क्या कुछ एक्शन फिलहाल हो रहा है? देखिए, एक्शन की बात की जाए तो जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जो हरियाणा की सरकार है वो तो एक्शन मोड में आई है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल इस खबर की पुष्टि की बात करें तो फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है कि वही सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई है। ये पूरा जांच का विषय है, लेकिन सरकार एक्शन में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भी कंपनी से जवाब मांगा गया है। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है। लगातार ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अगर जांच में जो शिकायत डब्ल्यूएचओ की तरफ से की गई है वो सही पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत की बात की गई है और डब्ल्यूएचओ ने खुद ये जानकारी भारत की सरकार को दी है। हालांकि कंपनी की बात करें तो कंपनी की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली आपका। तो अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया कंपनी की तरफ से इस पूरे मामले पर नहीं है। और अब बात नवरात्रि में हुई जबरदस्त बिक्री की, जिसने एक बार फिर से रिटेल और ई कॉमर्स बाजार में रौनक लौटा दी है। मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों तक इस बार त्योहारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, इस बार त्योहारों में खरीदारी का क्या कुछ ट्रेंड रहा, कितना खरीदा लोगों ने? जी, बहुत ही इंकरेजिंग ट्रेंड रहा है। अभी अभी नवरात्रा खत्म हुए हैं और जो 10 दिनों के जो आंकड़े आए हैं उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं। कई सारे फर्म्स हैं जैसे रेड सीयर या फिर यूनो कॉमर्स जिन्होंने ये सारे आंकड़े दिए हैं। इसके मुताबिक जो ई कॉमर्स खासतौर की अगर हम बात करें उसमें अगर हम बिक्री की बात करें तो लगभग इस फेस्टिव सीजन में 11.8 बिलियन डॉलर का कारोबार होने की उम्मीद है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये लगभग 30% ज़्यादा है, लेकिन अगर हम प्री कोविड की बात करें 2019 से कंपेयर करें तो दोगुना है लगभग इस वक्त जो बाजार चल रहा है। किन कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 8 से 12% अलग अलग कैटेगरीज में, टीवी में, फ्रिज में या फिर जो एयर कंडीशनर है या फिर बाकी जो वॉशिंग मशीन है, इनमें 8 से 12% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम गाड़ियों की बिक्री की बात करें तो सिर्फ पिछले 10 दिनों में 1,75,000 गाड़ियों की डिलीवरी की गई है। ऐसी कई सारी गाड़ियों की बुकिंग भी हुई है, लेकिन ये वे नंबर्स हैं जिनकी डिलीवरी की जा चुकी है। अकेले मारुति ने लगभग 81,000 गाड़ियों की डिलीवरी पिछले 10 दिनों में की है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, एक और सेगमेंट है जहां बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है। यहां पे हर मिनट 11,000 मोबाइल फ़ोन बिके हैं पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें। और सबसे खास बात जो बिक्री हुई है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ का है। लगभग 60% से ज़्यादा बिक्री छोटे शहरों में हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। और ये तो रहा फेस्टिव बाजार का हाल। और अब बात कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम जो था उसकी, क्योंकि ये बहुत मददगार साबित हुआ वर्क फ्रॉम होम, लेकिन अब इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कितना फायदेमंद है, इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और अब बात रिलायंस जियो की। 4 शहरों में रिलायंस जियो की 5G बीटा ट्रायल सर्विस शुरू हो गई। दिल्ली के लुटियंस जोन में हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने जियो के 5G बीटा ट्रायल का जायजा लिया। शुरुआत में 1 Gbps की डाउनलोड स्पीड रही।
रिलायंस जियो ने 4 शहरों के अंदर अपनी 5G बीटा सर्विस की शुरुआत जो कर दी है। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पर कि एक लोकेशन के ऊपर 5G सेवाओं की शुरुआत जो हो चुकी है। मेरे हाथ में एक वीवो का हैंडसेट है, क्योंकि अभी ये सर्विस जो है सभी हैंडसेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस हैंडसेट पर उपलब्ध है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरे यहाँ पर 5G सिग्नल जो है आने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊँगा कि मुझे 5G पर कितनी स्पीड जो है मिल रही है। तो मैंने एक नेट वेलोसिटी का ऐप जो है वो डाउनलोड किया है, और उसके ऐप के ऊपर मैंने स्टार्ट टेस्ट जो है वो मैंने शुरू कर दिया है। तो ये अब सर्वर से कनेक्ट हो रहा है और ये टेस्ट जो है अब शुरू हो चुका है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कितनी स्पीड जो है मुझे मिल रही है। तो ये टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखेंगे 1081 Mbps, यानी कि 1 Gbps से भी ज़्यादा की स्पीड जो है मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो मुझे कुछ चुनिंदा सेकंड का वक्त जो है वो लगेगा। तो यही है असली 5G, कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो मिलेगी। रिलायंस जियो ने भी इसको चुनिंदा लोकेशन के ऊपर इसकी शुरुआत जो है वो की है। धीरे धीरे बाकी लोकेशन पर भी ये सर्विस जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, और कंपनी का कहना है कि वो दिसंबर 2023 तक पूरे देश के अंदर 5G सर्विसेज जो है वो देगी। हालांकि अभी सिर्फ चुनिंदा हेडसेट है और चुनिंदा लोकेशन पर ये सर्विस उपलब्ध है, लेकिन जब भी ये सर्विस जो है पूरे शहरों के अंदर उपलब्ध जो है होनी शुरू हो जाएगी, तो आप हाई स्पीड का मजा जो है वो ले सकते हैं। असीमन चंदा, CNBC आवाज़, दिल्ली। और अब बात आकाशा एयर की, जिसने पेट लवर्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, अब आप आकाशा फ्लाइट में अपने पालतू जानवर को केबिन और कार्गो होल्ड में ले जा सकते हैं। आकाशा एयर के को-फाउंडर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने CNBC के साथ आकाशा की 60 दिन पूरे होने पर खास बातचीत की। आप भी सुने। आकाशा एयर ने अपने 60 डेज़ पूरे कर लिए हैं, और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रवीण अय्यर जी हैं। सर, 60 दिन काफ़ी एक महत्वपूर्ण टाइम होता है आपका। अब तक की जो ग्रोथ स्टोरी रही है आकाशा की, पहले आपके पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट थे, अब आपके पास 6 एयरक्राफ्ट है, 30 फ्लाइट्स आप डेली चला रहे हैं। अब तक का ग्रोथ रेट क्या रहा है? क्योंकि जो लास्ट डेटा हमारे पास DGCA का है, उसमें जो PLF था वो 53% था। लेटेस्ट PLF क्या है? और दूसरा कि आने वाले समय में, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है इस वक्त, क्या प्रोजेक्शन है आपका? कितना ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर कितना देखते हैं आप? तो अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, अगस्त के महीने में हमारी सीट फैक्टर करीब 53 थी। सितंबर में हम 80 के आसपास हैं ऑन द लोड फैक्टर साइड। ग्रोथ पोटेंशियल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वी आर प्राउड टू बी ए पेट फ्रेंडली एयरलाइन। वी आर पीपल फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली, and that's how we would like to remain. We love pets personally ourselves, and we announced today that we are going to offer an in-cabin pet up to 7 kgs, including the cage, and also on the cargo hold area as a check-in. Apart from the check-in, we also allow on the cargo hold area. The in-cabin will be at 4,000 rupees. The check-in will be at 15,000 rupees. We will continue to add destinations. आज के मुकाम में we are flying to 5 destinations. कल tomorrow it will become 6. 21 तारीख से 8 destinations हो जाएंगे। तो हर बार जब हम इंटरेक्ट करेंगे, आप देखेंगे डेस्टिनेशंस बढ़ते जाएंगे और न्यू रूट्स जुड़ते जाएंगे। आज 30 फ्लाइट्स हैं, कल 34 हो रही है, परसों 36 और 21 तारीख से 44। सो ये एवरी टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रोथ वीक ओवर वीक, एंड वी वेरी हैप्पी टू सी द ग्रोथ। और अब बात मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपर से फिसल गया। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 157 पॉइंट चढ़कर 58,222 पर और निफ्टी 58 पॉइंट चढ़कर 17,323 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा, कौन से सेक्टर्स में तेजी और कहां मंदी देखी गई? देखिए, आज मेटल में अच्छी खरीदारी थी। तो पहले JSW स्टील की बात करेंगे, जहां इंडेक्स के टॉप गेनर्स में इसका नाम शुमार था। तो JSW स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को और टाटा स्टील, यानी कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में चारों के चारों नाम आज मेटल में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आपको भारती एयरटेल, HUL, HDFC, DV स्लैब, फार्मा, FMCG, जहां से कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में भी JSW एनर्जी, भारत फोर्ज, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट, परसिस्टेंट सिस्टम और फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 4% के आसपास की बढ़त वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में डालमिया भारत, क्लीन साइंस, IGL और IDBI बैंक कुछ ऐसे नाम जहां पर 1 से लेकर 2% तक का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा।
F&O गेनर में लीड कर रहा था भारत फोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, इंडिया सीमेंट और इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहां पे करीब 6% तक का मूव भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। F&O के लूजर्स में गोदरेज कंज्यूमर, लुपिन, भारती एयरटेल, बायोकॉन 2.5 से लेकर 4.5% तक फिसलते हुए दिखाई पड़े। मेटल में आज लीड कर रहा था वेल्सपन कॉर्प, JSW स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, जहां पर करीब 4-5% से लेकर 7% तक का उछाल रहा। और आज रियल एस्टेट में फिनिक्स स्लैब, शोभा, DLF, गोदरेज, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 2 से लेकर 3% तक का गेन आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक्सपायरी का दिन था, अब नजर रखनी हुई कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र पे। और अब बात हमारी खास सीरीज मार्केट गुरु की। CNBC आवाज का हमेशा से फोकस रहा है कि निवेशकों को वेल्थ क्रिएशन के गुर समझाए जाए। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला, जिन्होंने वो थीम बताई जो आगे चलकर अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इस समय और कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं? एक तो आपने फाइनेंशियल्स की बात कर दी, और कहाँ अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में? तो 2 टैक्टफुल अपॉर्चुनिटीज मुझे लगती है अनुज। एक तो ये एक फाइनेंशियल्स है, दूसरा एक लॉन्गर टर्म मुझे ट्रेंड लगता है ना, इसके ऊपर 2-3 मिनट लगा बिल्कुल, हमारा बहुत टाइम है। एक मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड लगता है अनुज। ओके। तो अक्रॉस द बोर्ड जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और जो मिल रहा हूँ ना, तो एक ये जो चाइना प्लस की जो बातें हो रही ना, एक्चुअली ये रियलिटी है। पूरी दुनिया की दिग्गज से दिग्गज, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ना आपके सामने आके बोल रही है। पहले ये था कि अगर आप $10 बोलो, वो बोलेगा चाइना में मुझे $8 मिलता है। अब वो आके ये बोल रहा है कि मैं $11 दूंगा, लेकिन पर मुझे इंडिया में बनवाना है, मुझे एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए। क्योंकि चाइना में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। चाइना में प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को अल्टरनेट एक सोर्स चाहिए। लोगों ने ये देख लिया कि काफी वल्नरेबल हो गए हम एक कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके ना। कहीं पे भी इस लाइक वही है ना, पोर्टफोलियो में अगर आपने एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल दिया तो ऑब्वियसली वो उसका कहीं ना कहीं तो रिस्क फैक्टर आएगा ना, वो कितना भी अच्छा कंपनी होगा। तो वो चाइना ने प्रूव कर दिया, चाइना में प्रूव हो गया लास्ट 2-3 साल के अंदर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये अभी चालू हो रहा है अनुज जी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग से, और सरकार एकदम सतर्क है, वो इस चीज को आपके मेरे और वो बिजनेसमैन और चाइना से ज्यादा रियलाइज करती है। तो अगर ये PLI स्कीम के तहत अब सरकार बोल रही है कि हम 2.5 लाख करोड़ रुपया का इंसेंटिव देंगे। आपको पता है 2.5 लाख करोड़ मतलब अगर 5% मानूं तो 40-45 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर आना पड़ेगा। भारत लंबे वक्त के लिए बुल मार्केट में है, ऐसा मानना है MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बात में उन्होंने कहा कि दुनिया के दिग्गज निवेशकों ने तो अभी भारत में निवेश करना शुरू भी नहीं किया है। आप बोल रहे कि ये पैसा कितना बन गया है, कितना और बनना बाकी है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ। सबको लगता है कि अमेरिकन मार्केट तो एकदम मैच्योर हो गए हैं, वो तो डेवलप मार्केट है, राइट। आप जाके देखिए नास्डैक की हिस्ट्री में लास्ट 3-4 साल में कितना पैसा बना है, कितने शेयर वहां पे भी 10 गुना और 100 गुना हो गए। बिल्कुल, वहां पे भी। तो जब वहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है तो इंडिया में तो अभी GDP ग्रोथ भी है यहाँ पे तो रिफॉर्म्स भी है, यहाँ तो इसको तो डेवलप मार्केट बनना बाकी है। और आपको एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट देता हूँ, शुरुआत इससे करते हैं। हम लोग अनुज रिसर्च करते रहते हैं डिफरेंट टाइप की। तो हमने इस बार जो दुनिया के 25 दिग्गज इन्वेस्टर्स है ना, उनके ऊपर रिसर्च किया। मतलब उसके ऊपर रिसर्च किया कि चाहे वो वॉरेन बफे है, चार्ली मंगर है, और उस टाइप के बड़े बड़े जो लोग हैं ना, आपको पता है उसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 25 के 25 का पूरा, कि किसी का भी पैसा अभी तक इंडिया में नहीं है। अच्छा, किसी ने इंडिया में पैसा लगाया ही नहीं? किसी ने पैसा नहीं लगाया इंडिया में। तो ये लगाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो लगाना पड़ेगा। लगाना ही पड़ेगा दोस्त, लगाना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से अभी इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से प्रोमिनेंस वर्ल्ड में इंडिया अचीव कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पीछे तो अभी इतने सारे लोग हैं। अभी तो सबसे दुनिया के जो महान लोग, सबसे जो शानी लोग, वही यहाँ तक यहाँ पे नहीं आए। नहीं आया मधु भाई, कोई आइडिया? बट नहीं है मनोज, वो सबका अपनी अपनी धारणा है। उनको लगता है कि अभी भी डेवलपिंग मार्केट है, जो पॉलिटिकल इश्यूज होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस उनको हो सकता है साइज नहीं मिलती होगी इतने बड़े बड़े। मतलब अगर किसी का होगा भी तो बहुत मीनिंगलेस होगा, मतलब इट इज नॉट वर्थ मेंशनिंग ऐसा। तो आगे अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि
बड़ा पैसा जो बनना था वो बन चुका है कि आगे बनने वाला है, तो उसका आंसर दोनों ही है। काफी सारा बना भी है और बहुत आगे बनने वाला भी है। और बाजार में बड़े उतार चढ़ाव और भारतीय निवेशकों को वेल्थ क्रिएशन के गुण सिखाने के लिए देखिए शाम 7:27 पर हमारी खास मार्केट सीरीज गुरु में मधु केला और अनुज सिंघल की खास बातचीत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने और मुकेश अंबानी के परिवार को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मुंबई पुलिस ने बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया। आरोपी को लेकर पुलिस दरभंगा से मुंबई के लिए रवाना हो गई है। अब मुंबई की अदालत में आरोपी की पेशी की जाएगी। आरोपी का नाम राकेश कुमार मिश्रा है। पुलिस ने वो फोन भी बरामद कर लिया जिससे रिलायंस के अस्पताल में फोन करके धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि कल दोपहर और शाम के वक्त 2 बार रिलायंस के अस्पताल को धमकी भरे 2 कॉल आए। इन कॉल में रिलायंस के अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई, साथ ही अंबानी परिवार को लेकर भी कॉल पर धमकी दी गई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और फिर जांच के दौरान कॉल को ट्रेस करके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया गया। तत्काल इसमें प्राथमिकी दर्ज की डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में और 3 अलग अलग टीम आरोपी को पकड़ने के लिए बनाया था। दरभंगा में बिहार में जो 170 किलोमीटर पटना से है, वहां के एक छोटे से ब्लॉक से कल मध्य रात्रि में बिहार पुलिस के कोऑर्डिनेशन में मुंबई पुलिस की टीम ने आरोपी जिसने कॉल किया था उसको अपने कस्टडी में लिया है। और अब बात कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की, जो आज कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी ने कंधे पर हाथ रखकर अपनी मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते के फीते खुल गए। राहुल गांधी ने अपनी मां के जूते के फीतों को बांधा। सोनिया गांधी कांग्रेस की पदयात्रा में ऐसे वक्त में शामिल हुई हैं जब पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। और चुनाव आयोग ने फ्री के वादों पर रोक लगाने को लेकर सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर सुझाव मांगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव पर घमासान छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात नोबेल पुरस्कारों की। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई। इस बार फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को यह पुरस्कार दिया गया। इन्हें उनके सादे भाषा में लिखे साफ सुथरे और प्रभावी साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल कमेटी का मानना है कि एनी लेखन की मुक्ति शक्ति में विश्वास करती हैं और उनका काम तुलना से परे है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।